नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आज हम दोस्तों कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम वायुमंडल के संगठन मतलब कंपोजिशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल के कंपोजिशन की चर्चा करें तो वायुमंडल का कंपोजिशन कैसा है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर किस-किस चीज का है? मिक्सचर है गैसों का। मिक्सचर है गैसों का, ठीक है? वाटर वेपर का मिक्सचर है और डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है, ठीक है? और 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यहाँ तक हमारा, ठीक है? कितना परसेंट? 99% टोटल एटमॉस्फेयर का, और 1% तो फिर आगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें अर्थात हमारा कंपोजिशन कैसा है? कंपोजिशन मतलब हमारा संगठन कैसा है? तो हमारे कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ तो है परमानेंट और कुछ है वेरिएबल्स। आपको भी पता है कि आपके दोस्त कैसे होंगे, या तो कुछ होंगे परमानेंट या कुछ होंगे परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल्स, आज हैं कल नहीं। वो सिर्फ आपसे इस वजह से दोस्ती रखते हैं कि वो अपना काम निकाल सकें। तो उसी प्रकार वायुमंडल में भी होता है। उसी प्रकार हम परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये है परमानेंट, और इनका परसेंटेज भी याद रख लीजिएगा। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और ऑर्गन है 0.93%। और हम अब वेरिएबल्स गैसों की बात करें तो वेरिएबल्स में है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन और हीलियम। ये हमारे कैसे हैं? वेरिएबल्स। वाटर वेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो वाटर वेपर क्या है? हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो परिवर्तनशील है, और जैसे ही हम एल्टीट्यूड के साथ एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं वैसे ही हमारा जलवाष्प कम होता जाता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी दिखाई देती है। और हम दूसरी ओर बात करें कि हमारे इक्वेटर से और पोल्स की ओर जाएं हम, तो भी हमारे जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। अगर हम दोनों साइड गए तो हमारा जलवाष्प इक्वेटर के कंपेयर में कम होगा पोल्स पर, ठीक है? और आपको पता है कि जो वाटर वेपर है वो एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी डेवलप करता है। और आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है या वाटर वेपर है वो अर्थ की इंफ्रारेड वेव्स है उनको ना अवशोषित कर लेता है या कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। फिर हम बात करें कि डस्ट पार्टिकल्स के लिए भी एक आपको चीज याद रखनी है, वो है कि डस्ट पार्टिकल्स है ना ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के अंदर। कौन कौन से? टेम्परेट जोन के अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है? और कहाँ दिखाई नहीं देगा? जहां पर निरंतर वर्षा होती रहती है। और निरंतर वर्षा कहाँ होती रहती है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको ये लाइन याद रखनी है। यदि मैं लाइन से इधर जाऊं तो इधर आपको याद रखना है कि टेम्परेचर लगातार निरंतर बढ़ रहा है, और आपको पता है कि हम अगर इधर जाएं तो तापमान निरंतर कम होता जा रहा है। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर की बात करें तो आपको ये एक लाइन दिख रही है। इस लाइन के अंदर आपको ये याद रखना है कि अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और टेम्परेचर कम हो रहा है तो अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, और इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट पर जैसे ही ऊंचाई पर हम चढ़ जाते हैं तो वैसे ही तापमान कम हो जाता है, और तापमान कम हो जाता है तो आपको पता है कि वहां पर बर्फ जमी होती है। अब ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर के बारे में आपको याद रखना है कि ये हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है उसे 13 किलोमीटर तक अर्थात 13 किलोमीटर तक विस्तृत है। कहाँ तक? 13 किलोमीटर। ये इक्वेटर पर है। और यदि हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पर है ये लगभग 8 किलोमीटर के आसपास। और ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर में आपने देखा होगा कि हमें कुछ देर में मौसम चेंज हो जाता है, और कुछ मतलब ऐसी घटनाएं देखी होगी। ये मौसम परिवर्तन को या वेदर चेंजिंग फिनोमिनास और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जितनी भी होती है वो हमारे ट्रोपोस्फियर अर्थात शोभ मंडल में ही होती है। शोभ मंडल की बात करें तो एक विशेषता और है इसकी। इसके अंदर 165 मीटर्स की ऊंचाई पर जैसे ही हम बढ़े तो वहां पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। फिर हम बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो समताप मंडल। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने ग्राफ के अंदर की स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर यह है, ठीक है?
तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या बढ़ेगा, निरंतर तापमान बढ़ने वाला है। और आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर की एक विशेषता और है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी, हम इसको पहले बाद में भी पढ़ेंगे। ये है ओजोनोस्फीयर, मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर क्या मिलेगी, ओजोन परत। और ओजोन परत, अब हम स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर दोनों के देखें तो यहाँ देखिए एक होमोस्फीयर भी दिखाई देता है, सममंडल, मतलब कि यहाँ गैसों का जो है ना मिक्सचर, वो लगभग सेम सेम सा दिखाई देता है कि ज्यादा वेरिएबल्स है नहीं इधर। तो अब मैं आपको एक बार स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में भी बता देता हूँ। जो हमारा पृथ्वी की सतह है ना, जो अर्थ सरफेस, उससे ये 50 किलोमीटर तक, कितना, 50 किलोमीटर, ठीक है। और आपको एक विशेषता का याद रखना है कि यहाँ हमारे O3 मतलब ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत, ओजोन परत। और ओजोन परत की बात करें तो आपको पता है कि ओजोन परत के डिप्लेशन का कारण क्या है, वो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाए जाते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में ही बनते हैं, और यही है रेस्पॉन्सिबल ओजोन डिप्लेशन के लिए। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, मतलब समताप मंडल है, इसके अंदर वाटर वेपर लगभग न्यूनतम और क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। इसके कारण हमारे जो एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन्स है वो इसी क्षेत्र में उड़ते हैं। आपने सुना भी होगा कि एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो वो कहाँ उड़ते हैं ज्यादातर। अब स्ट्रेटोस्फीयर की एक बात और एक विशेषता और है, यहाँ सब ट्रॉपिकल पोलर जेट स्ट्रीम निरंतर चलती रहती है। कौन सी, और ये है ना, इन बादलों को, पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स, इनको है ना बार बार गति भी प्रदान करती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा अपने उसी ग्राफ पर, क्योंकि हम इसमें होमोस्फीयर भी पढ़ चुके थे। होमोस्फीयर आगे हम थोड़ा देखेंगे भी। फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारी स्ट्रेटोपोज आ गई, और फिर हम चलते हैं मीजोस्फीयर। और मीजोस्फीयर की एक विशेषता आपको याद रखनी है कि मीजोस्फीयर में निरंतर तापमान कम होता जाता है। और ये किसका भाग है, आयनोस्फीयर का, अर्थात इसके अंदर आयंस दिखाई देंगे, यहाँ पर रेडियो वेव्स होगी, ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट वगैरह को एक गति प्रदान करती है। फिर ये हेट्रोस्फीयर का भाग है। फिर हमारे पास आ जाता है थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर की आप विशेषता जानते ही हैं। और थर्मोस्फीयर की बात करें दोस्तों, तो एक्सोस्फीयर, पहले मैं एक बार आपको है ना वो मीजोस्फीयर के बारे में बता देता हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्या वो एक पीडीएफ में आ नहीं पाया, तो मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ आपको, देखिए मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर की बात करें हम, तो मीजोस्फीयर की एक विशेषता है कि जैसे ही हम ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे तो तापमान ऊंचाई के साथ, हाइट बढ़ाएंगे सतह से, तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और ये सबसे अपर लिमिट है, अपर लिमिट है, ठीक है। और यहाँ इससे कम तापमान फिर हमें लगभग दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर है ना आपको शूटिंग स्टार्स और मीटियोरॉइड्स, उल्का पिंड, उल्का और शूटिंग स्टार्स दिखाई देंगे आपको यहीं, मतलब जो हमारा मीजोस्फीयर है उसी के अंदर। और मीजोस्फीयर की एक विशेषता और है, यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। और फिर आपको एक मैं आइनोस्फीयर के बारे में और बता देता हूँ। आइनोस्फीयर की बात करें तो आइनोस्फीयर 80 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक होता है। और यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। और यहीं पर जो हमारा आइनोस्फीयर है, वहाँ जो आइनोस्फीयर है उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो ही रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमारे संचार उपग्रह
और आइनोस्फीयर के अंदर ना, आइनोस्फीयर के अंदर 3 परतें पाई जाती है। कैसी, कितनी परतें? 3 परतें। 3 परतें कौन कौन सी है? यहाँ पर डी, ई और एफ, ये रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्ट करने के कारण इनका नाम है। तो हम अब ये तो पढ़ ही चुके थे, ट्रोपोस्फीयर को भी हम पढ़ चुके हैं, अब मीजोस्फीयर को भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आता है थर्मोस्फीयर, और अब मैं आपको थर्मोस्फीयर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाता हूँ। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सोस्फीयर के रूप में, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? एक्सोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर को हम बांटते हैं थर्मोस्फीयर के अंदर, और वायुमंडल की सबसे अपरमोस्ट लेयर है ना, वो है हमारी एक्सोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर के अंदर फिर हम पार्ट करते हैं थर्मोस्फीयर, जो कि 19 किलोमीटर से 500 से 1000 किलोमीटर तक। और यहाँ पर हमें कौन सा एक बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है? अरोरा, अरोरास बोरियोलिसिस और अरोरास ऑस्ट्रेलियोसिस, ये बहुत अच्छे फिनोमिनास हैं अर्थ के। आपको अगर ये पूछना है मुझसे तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको अरोरास की एक ग्राफिक्स के थ्रू पूरी वीडियो भी आपको एक बार पब्लिश करवा दूंगा। फिर हम बात करें होमोस्फीयर की। होमोस्फीयर की बात करें तो हमारा जो थर्मोस्फीयर है उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर का मतलब जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक एयर है ना, एयर का मिक्सचर यूनिफॉर्मिटी के रूप में संगठित होता है। और हम हेट्रोस्फीयर की बात करें तो इसके अंदर है ना, एयर का मिक्सचर सेम नहीं होता है। तो हमारा होमोस्फीयर के जो भाग हैं वो है हमारा ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब शोभमंडल और समतापमंडल। और हम उसकी बात करें कि हमारा हेट्रोस्फीयर है, और हेट्रोस्फीयर के पार्ट हैं एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो धन्यवाद, आपको ये सपोर्ट की आवश्यकता है, लाइक